जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज एनालिसिस में। दिनांक है 20 अक्टूबर और देखते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। सबसे पहले जानते हैं न्यूज ओवरव्यू, क्या क्या आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा पहला आर्टिकल है कोई भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता, गुटेरस। इसमें हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में, लैंगिक समानता, मानवाधिकारों के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र के कुछ क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून, और इसके बारे में जानेंगे हम संयुक्त राष्ट्र की कुछ इसके विभागों के बारे में जानेंगे। उसके अलावा हम जानेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, जेंडर इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडिया किस प्रकार है, और हम जानेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 क्या कहता है। अगले आर्टिकल में हम देखेंगे भारत लाएगा राष्ट्रीय पर्यटन नीति, किशन रेड्डी। इसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है G20 समिट जो कि भारत में होने वाली है, जो इसलिए भारत यहाँ पर एक साल तक G20 का अध्यक्ष रहने वाला है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। G20 के बारे में 19 देश इसमें शामिल है और एक यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल है जो कि G20 का निर्माण करते हैं। इसमें हम देखेंगे G20 के परिचय देखेंगे, इसका कार्यप्रणाली क्या है उसके बारे में जानेंगे, G20 मेंबर्स को देखेंगे और G20 में जो एजेंडा, थीम और फोकस रहेगा जिन पे भारत को 2023 G20 सम्मेलन में निर्धारित करना है वो किस कौन कौन सी हो सकती है, इस पर हम बात चर्चा करेंगे। आगे हम जानेंगे, इस आर्टिकल को देखेंगे। G3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है हमारे पाकिस्तान से सटी सीमा पर वायुसेना को अब लगेंगे नए पंख। इसमें हम जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद है उसमें प्रमुख मुद्दे क्या हैं, इंडस रिवर का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, और जो हमारे ग्लोबल मुद्दे और क्या है, मतलब इनसे भारत पाकिस्तान के जो मुद्दे हमारे जो चले आ रहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सिंधु नदी जल समझौता, नेहरू लियाकत समझौता, इन कुछ समझौतों को हम देखेंगे। उसके बाद हम सीमा क्षेत्र में जो अवसंरचना है, विकास संबंधी सारणी है, उसको हम देखेंगे एक बार। यहाँ पर अलग अलग देशों के साथ क्या क्या समस्या है हमारी। इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल होगा वन्यजीव, वन्यजीवों की घटती संख्या, जो एडिटोरियल में महत्वपूर्ण है, J3 बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट को, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे मजबूती की ओर भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध, ये भी GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, इसको भी आपको PDF में उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद पहली बार 83 के पार रुपया GS3 इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसमें जानेंगे हम दुनिया की मुद्रा के सापेक्ष जो डॉलर मजबूत हो रहा है उसको जानकार बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में अस्थिरता और पूरी दुनिया में निवेशकों का टूटता भरोसा दो अन्य वजह हैं। यहाँ पर जानेंगे और कुछ इसके बारे में। जो भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट हुई है, GS3 जो हमारे GS पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना संसाधन जुटाने एवं समृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे से जुड़ा हुआ है, इसको हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ GS2 गवर्नमेंट पॉलिसी जुड़ा हुआ है, हमारे भारतमाला परियोजना क्या है उसके हम देखेंगे, और यहाँ पर जो उत्तराखंड का मैप है उसको देखेंगे हम, जो प्रमुख दर्रे हैं उनको। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिपुलेख के पास का है, भारतमाला परियोजना के बारे में हम यहाँ पर इसमें जानने वाले हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, और हम भारत के अन्य दरों के बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा हम आगे अगले आर्टिकल में जानेंगे, कनाडा का मैप देखेंगे और नॉर्थ अमेरिका का जो मैप है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के मैप को, जो कि ज्योग्राफी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, और वनडे एग्जाम में भी यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैप से। प्रीलिम्स के लिए भी मैप से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये रहेगा हमारा आज का न्यूज़ एनालिसिस। शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से। यो कोई भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता, गुटेरेस। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन और GS2 सोशल जस्टिस से भी जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव इसमें देखेंगे हम, एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को साफ कहा कि कोई भी कारण या ये घटना किसी भी तरह के आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती। यहाँ पर इनका मुंबई में दौरा चल रहा है या भारत में एक दौरा चल रहा है। इसी में उन्होंने उन्होंने लैंगिक समानता के लिए बहुत कुछ करना जरूरी है, इस पर बात की, मानवाधिकारों के ऊपर बात की है, और आतंकवादी रोधी जो कार्यों के ऊपर उन्होंने बात की है यहाँ पर। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर UN क्या है, UN के बारे में हम जानेंगे। यहाँ हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का परिचय देखेंगे और इसकी स्थापना का इतिहास देख लेंगे हम, और जो इसके अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1945 के बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या होती है और इसके कुछ अंगों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। परिचय देखते हैं दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र जो है 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। जो 193rd जो कंट्री है वो है एंडोरा, जो इसमें आखिरी में शामिल हुआ है, 193वां देश। इसका मिशन एवं कार्य, इसके चार्टर एवं निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, तथा संयुक्त राष्ट्र के जो विभिन्न अंग है वह विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति कार्यान्वयन करना शामिल है। ये कुछ इसके
यहाँ पर कार्य इस प्रकार से। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का इतिहास देखें तो जो 1899 में विवादों को और संकट की स्थितियों को शांति से निपटाने, संयुक्त जो युद्ध को रोकने एवं युद्ध के नियमों को संहिताबद्ध करने हेतु हेग में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था 1899 में। इसमें सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिप्रद निपटान के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया एवं वर्ष 1902 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की गई, जिसने वर्ष 1902 में कार्य करना प्रारंभ किया। यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पूर्ववर्ती संस्था थी। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1902 में जो एक हेग में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन हुआ और उसमें एक यहाँ पर न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्ववर्ती संस्था थी। संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था जो लीग ऑफ नेशंस थी, यह एक ऐसा संगठन है जिस पर प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में पहली बार विचार किया गया और वर्ष 1919 में वर्साई की जो संधि हुई थी उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने व शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है आपको पता होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी वर्साई संधि के तहत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली वनडे एग्जाम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डेट पूछ ली जाती है, किस साल में इसकी स्थापना की गई थी और कौन सी संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ष 1942 में जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र आया था उस पर 26 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी सरकारों द्वारा एक्सिस पावर्स जो रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस है के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का वचन दिया तथा उन्हें शांति स्थापित करने के लिए बाध्य किया। यहाँ पर रोम, बर्लिन, टोक्यो यानी कि रोम इटली, बर्लिन जर्मनी, टोक्यो यहाँ पर जापान के बारे में जो एक्सिस पावर थी वर्ल्ड वॉर 2 में, उनके खिलाफ यहाँ पर ये वचन दिए गए। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1945 पर देखें तो हम यहाँ पर ये सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में आयोजित किया गया। इसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है, यानी कि शुरुआती संधियों में आधारभूत संधि के रूप में इसको देखा जाता है। 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर, इसके घटक देखेंगे आप तो घटक में शामिल है संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये कुछ के 6 अंग हैं और 6 अंगों की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई थी। अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के में जो विश्व में उसके क्या यहाँ पर योगदान रहे उसके ऊपर हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो वर्ष 1948 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। जानते हैं महिला सशक्तिकरण में क्या है। लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र इकाई यानी यूएन वुमन। भारत में यूएन वुमन के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, जिसमें आप देख सकते हैं महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करना, महिलाओं के नेतृत्व एवं भागीदारी को विस्तार देना, लैंगिक समानता को राष्ट्रीय विकास योजना एवं बजट के केंद्र में रखना, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना यहाँ पर। और उसके अलावा है वैश्विक शांति स्थापकों एवं वार्ताकारों के रूप में महिलाओं को शामिल करना भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार जो यूएन वुमेन है यहाँ पर महिलाओं को भारत में आगे बढ़ाने की और उनके जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की कोशिश में इस प्रकार से कुछ कदम उठाए हैं। यूएन वुमन जो है वो राजनीति एवं निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भागीदारी की हिमायत करता है एवं नीति निकायों जैसे नीति आयोग के साथ कार्य करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतियों और बजट महिलाओं की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। ये था हमारे इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ कुछ। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र यहाँ पर सारी इसमें जो है सारे अंग इसके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसके बारे में इस सब कुछ एग्जाम में के लिहाज से महत्वपूर्ण है यूएन पूरा, इसलिए यूएन को अच्छे से पढ़िएगा। अब जानते हैं हम जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है भारत में, उसके बारे में हम कुछ यहाँ पर देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक यानी सांविधिक है, संवैधानिक नहीं है। यहाँ पर याद
यहाँ पर समझना होगा, और निकाय है। इसकी स्थापना संसद द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 2006 में जो संशोधित हुआ है द्वारा वर्ष 1993 में हुई थी, यानी स्थापना इसकी 1993 में हुई थी, और उसके बाद 2006 में फिर से इसका संशोधन भी हुआ था। आयोग देश में मानवाधिकारों का ही प्रहरी है। मानवाधिकारों के अंतर्गत शामिल है किसी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा का अधिकार जिसकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई, और जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी न्यायालय इसकी रक्षा करेंगे, और राज्य द्वारा या किसी के द्वारा हनन पर इसकी रक्षा करेंगे। यह आयोग मानवाधिकारों किसी उल्लंघन अथवा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लोक सेवकों द्वारा लापरवाही पर स्वतः संज्ञान लेते हुए या उसे प्रस्तुत याचिका पर या न्यायालय के आदेश पर जांच की कार्रवाई करता है, यानी कि इसमें स्वतः संज्ञान की भी ले सकते हैं, या फिर किसी की याचिका पर वह न्यायालय के आदेश पर कार्य कर सकते हैं। इसका संगठन देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर NHRC जो है ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसका एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष होता है और इसमें 4 सदस्य होते हैं अलग। उसके अलावा इसके अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है सेवानिवृत्त, वो इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जबकि बतौर सदस्य निम्नांकित व्यक्ति नियुक्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक इसमें शामिल होता है। किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल होता है, और मानवाधिकार के संदर्भ में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 2 सम्मानित व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। तो इस प्रकार का संगठन होता है, और इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त 4 पदेन सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, यानी कि 4 ये पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 पदेन सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये चारों भी इसमें शामिल होते हैं। इसके नियुक्ति और सदस्यों को देखें तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, यानी 6 सदस्यीय समिति बनती है, उस समिति की सिफारिश पर इन सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। समिति अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होता है, यानी कि जो सिफारिश समिति रहती है इसमें प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल होते हैं। इसका कार्यकाल देखते हैं दोस्तों। अब कार्यकाल में क्या है, कार्यकाल में अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 70 वर्ष की आयु इनमें से जो पहले पूरी हो जाए तक पद धारण करते हैं, यानी कि अगर उनका 5 साल का कार्यकाल पहले हो रहा है या फिर 70 वर्ष की आयु पहले हो रही है, तो दोनों में से एक को निर्धारित करके यहाँ पर उनको पद धारण करते हैं। कार्यकाल पूरा होने के बाद जो अध्यक्ष या सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत कहीं नियुक्त नहीं होंगे, यानी कि इनका जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनका कार्यकाल यहाँ पर पूर्ण होने के बाद वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कहीं, यानी सरकारी जो भी अन्य कार्यालय है, अन्य जो पद है उन पर वो यहाँ पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं इनके सदस्य और अध्यक्ष को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सीमा देखिए दोस्तों, तो यहाँ आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिश प्रवृत्ति का है और संबंध सरकार या प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है। या यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये किसी भी सरकार या प्राधिकारी जो है उन पर यहाँ बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ ये सिफारिश ही प्रवृत्ति का है। इनके पास जो है वो मानवाधिकार उल्लंघन के दोषियों पर दंडात्मक कार्यवाही अथवा पीड़ित को कोई मुआवजा देने की शक्ति नहीं है, यानी कि मुआवजा वगैरह या दंड देने की शक्ति यहाँ पर इनके पास नहीं है, आर्थिक या अन्य कोई सी भी। निजी पक्षों और सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा जो मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में इसकी भूमिका, शक्तियां और अधिकार क्षेत्र बेहद सीमित है, यानी कि इसके सिर्फ ये एक तरीके से पूर्ण तरीके से देखा जाए तो सिर्फ ये बस सिफारिश कर सकते हैं। यहाँ पर इनके पास ना तो शक्तियां हैं और ना ही अधिकार ज़्यादा शामिल है, सीमित अधिकार इनके पास शामिल है। इनकी जो सशस्त्र बलों के द्वारा जो मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होता है तो उसमें भी यहाँ पर महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि अधिनियम के जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं, और यह मानवाधिकार उल्लंघन के वैसे मामले पर जांच के समर्थ नहीं है जिसकी शिकायत घटना के 1 वर्ष बीतने के बाद की गई हो, यानी कि 1 वर्ष बीतने के बाद अगर किसी घटना की या सिफारिश की गई है तो वह उस पर जांच नहीं कर सकते हैं। प्रवर्तन से संबंधित समस्याओं को देखा जाए तो अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर्मचारियों की कमी, अपर्याप्त वित्त पोषण, शिकायतों की अत्यधिक संख्या और कार्यकलाप की अक्षमताओं की समस्या से भी जूझ रहा है, यानी कि सिर्फ जो इसकी शक्तियों की समस्या ही नहीं है, इसके अलावा भी जो समस्या है उनमें कर्मचारी की कमी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, और अपर्याप्त वित्त पोषण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शिकायतों की अत्यधिक शिकायतें यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाती है। जो इसकी जो अक्षमताएं हैं कार्यकलाप की, वो ये कुछ महत्वपूर्ण समस्या है जिनसे यह जूझ रहा है। यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदु भी दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। तो आयोग की जो भूमिका है भले ही सिफारिशी और सलाहकारी प्रवृत्ति की हो, लेकिन जो सरकार है इसकी सिफारिशों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है।
यानी कि सिफारिश और सलाहकार जरूर है, परंतु सरकार को इसकी सिफारिशों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना पड़ता है और जो कि महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा अगर उसकी सिफारिशों को सीधे नजरअंदाज किया जाता है तो आयोग उपयुक्त दिशा निर्देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। यानी कि अगर सरकार है उसके खिलाफ, या सरकार या कोई भी जो इसकी सिफारिशों को नजरअंदाज करता है, जिसके खिलाफ जो जिस मामले में जांच करता है, तो वहां पर अगर नजरअंदाज किए जाने पर सीधा सीधा, तो यह उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अपनी अर्जी उनके खिलाफ दाखिल कर सकता है, याचिका। मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए इसके पास जांच अधिकारियों का अपना केंद्र है, यानी कि इसके पास अधिकारी जांच करने के लिए खुद के जांच अधिकारी रहते हैं। हिरासत में न्याय हिरासत में जो न्याय है, कारागार सुधार, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी, भूख से मौत आदि विषयों पर मानवाधिकार आयोग के सुझाव को सरकार ने स्वीकार भी किया है और इनसे जो मानवाधिकार की उन्नति में मदद मिली है। यानी कि सरकार भी ऐसा नहीं कि मानवाधिकारों के जो इनके जो रहते हैं सुझाव उनको अस्वीकार कर देती है, सरकार ने भी इनको स्वीकार किया है और इसमें जो उन्नति भी देखी गई है। आगे की दिशा देखें दोस्तों, तो यहाँ पर मानवाधिकार को संबंधित जो समस्याएं हैं को केवल आयोग पर न छोड़कर जनता को सार्वजनिक रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही मानवाधिकार अधिनियम में संशोधन करने की भी आवश्यकता है। कुछ इसके दायरे में पर्याप्त विस्तार की आवश्यकता है ताकि यह पूरे देश में सभी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर विचार कर सके। वैधानिक सीमितता के बावजूद इस बात में कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के प्रहरी के रूप में प्रभावी भूमिका निभाता रहा है और निभा सकता है। यानी कि इसकी सीमित शक्तियों के बावजूद भी यहाँ पर देखा जाता है कि मानवाधिकार अपनी पूर्ण रूप से भूमिका निभा रहा है और निभा सकता है, अगर इसको और भी यहाँ पर संशोधन किए जाए तो। ये कुछ क्रक्स था यहाँ पर मानवाधिकार के बारे में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों, भारत में जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में किस प्रकार है, यहाँ पर हम उसको देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में क्या है जेंडर इनइक्वालिटी। तो इसको डिफाइन किया जा सकता है दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, यानी भेदभाव के आधार पर, भेदभाव जो महिलाओं के खिलाफ होता है उनके लिंग के आधार पर। यहाँ पर दोस्तों जो भेदभाव होता है वो आमतौर पर पूरी दुनिया में देखा जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में देखा जाता है, परंतु जो इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज जो है यहाँ पर ये तो ज़्यादा ही यहाँ पर इसका देखा जाता है। इसको जेंडर इनइक्वालिटी को देखा जाए तो इंडिया में हेल्थ के आधार पर, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, यहाँ पर इसके आधार पर भी इसको देखा जाता है। और जेंडर इनइक्वालिटी जो है भारत में, और इसके जो सामाजिक कारण है वो यहाँ पर कारण बनते हैं किसके, जो इम्पैक्ट होता करता है सेक्स रेशियो पर, यानी जो सेक्स रेशियो है मैन और वुमेन का, वहाँ पर इसको प्रभावित करता है। उसके अलावा जो वुमेन की हेल्थ है और उनकी लाइफ टाइम यानी कि पूरे जीवन भर उसकी हेल्थ पर प्रभाव डालता है। उनके एजुकेशनल जो अटेनमेंट है, यानी कि जो शिक्षा ग्रहण करने की रहता है उनका, उस पर प्रभाव डालता है। और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन यानी आर्थिक हालत पर भी यहाँ पर यह प्रभाव डालता है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर कुछ देख रहे होंगे आप इमेज में, यहाँ कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं। यहाँ पर ग्लोबल इंडिया की ग्लोबल रैंक दी गई है इन इंडिकेटर में, और सोर्स यानी कौन इसको जारी करता है यहाँ पर बताया गया है कि 2012 और 13 के आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पर तीनों में। इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर आप पता चलेगा आपको कि जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक जो रही थी वो रही थी 148 में से 132, जो 2012 में आया था। इसका जो सोर्स था वो यूनाइटेड नेशन ने दिया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा ये जारी किया गया था। उसके अलावा जो अगला आया था वो है 2013 में, यानी कि जेंडर गैप इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक रही थी 101 136 में से, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही निराशाजनक यहाँ पर दिख रही होगी आपको। दोनों इंडेक्स में हम बहुत ही निचले पायदानों पर रहे हैं। यह यहाँ पर WEF द्वारा दिया गया था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। और जो यहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स आया था ये 2012 का है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जरूर हमारी थोड़ी रैंक लगभग समान ही रही है 2013 और 12 में। तो यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर हमारी हालत एक जैसी ही है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पार्लियामेंट की स्तर पर देखेंगे आप यहाँ पर, तो जो मात्र सिर्फ जो 12.2% है पार्लियामेंट की सीट का, वो है वुमेन के लिए यहाँ पर रिजर्व एक तरीके से कह सकते हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 19.7 और बांग्लादेश में 20 यहाँ पर रिजर्व सीटें या फिर उनका सीट यहाँ पर अलोकेट है पार्लियामेंट में। इस प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार से भारत में जो महिलाओं की स्थिति है और जेंडर इनइक्वालिटी किस प्रकार से भारत में हावी है। उसके अलावा इसके कॉजेज जानेंगे हम जेंडर इनइक्वालिटी के, तो आप यहाँ देखेंगे रूट कॉजेज है जेंडर इनइक्वालिटी के सोसाइटी में। इंडिया का समाज है, भारत का समाज है, उसमें बहुत ही अंदर में लाई करती है, क्योंकि भारत का जो समाज है वो पेट्रियार्की सिस्टम पर आधारित है, यानी कि पितृसत्तात्मक है। और इसीलिए जो ये पेट्रियार्की सिस्टम है
जो पितृसत्तात्मक जो हमारा सिस्टम है यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर का, उसमें जो प्रैक्टिस की जाती है उनमें इसमें आदमी को यहाँ पर डोमिनेशन दिया जाता है, जो कि यहाँ पर ओप्रेस ओप्रेस करता है महिलाओं को और उनका एक्सप्लॉइटेशन भी करता है। और यहाँ पर जो पितृसत्ता है वो यहाँ पर अपनी जो वैलिडिटी है या आधार है उसको अपने रिलीजियस बिलीफ के आधार पर यहाँ पर स्थापित करते हैं, जो पुरानी सिस्टम को। तो पुअर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण बन जाते हैं, जो डिराइव करते हैं वुमन को जो लो पेइंग रहती है डोमेस्टिक सर्विसेज उनमें काम करने के लिए। उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन होते हैं, वेश्यावृत्ति के कार्यक्रम जो कार्य होते हैं उनमें, और जो माइग्रेंट लेबर्स रहते हैं उनमें भी यहाँ पर जो लो पेइंग ये लेबर रहती है उसमें महिलाएं कार्य करती है। उसके अलावा एजुकेटिंग गर्ल चाइल्ड इज स्टिल सीन एज अ बेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है या बहुत नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसे भी क्षेत्र मिलते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण यहाँ पर ये होता है कि उनको ये यहाँ पर सोच ये रहती है कि उनको एक दिन शादी करनी हो और यहाँ पर उनका माता पिता घर छोड़ के जाना है, इसलिए यहाँ पर लड़कियों पर यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हैं आप कि निवेश नहीं किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। खान पान के स्तर पर भी देखें आप तो जो हालांकि पहले बहुत था पर अभी इस पे कम होते दिख रहे हैं इसके, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो फैमिली के फूड हैबिट्स भी देखें अगर आप तो यहाँ पर जो मेल चाइल्ड होता है उस पर उसको अधिकतर उस पर ध्यान दिया जाता है, उसकी उसकी जो हेल्थ रहती है उस पर अधिकतर ध्यान दिया जाता है, जबकि जो लड़की रहती है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण जो कि आगे जाकर उसके हेल्थ इश्यू के रूप में दिखाई देता है आगे आगे के वर्षों में। और जो समस्या दिखती है आपको एनीमिया प्रोग्राम जो सरकार चला रही है, जो महिलाओं में एनीमिया की समस्या दिखती है जो डिफिकल्ट आती है बर्थ के टाइम पर, वो फिर इसी हेल्थ इश्यू के कारण आगे जाके उनकी दिखाई देती है, जो कि पुअर क्वालिटी फूड उन्होंने आज तक खाया है, और भी क्योंकि या तो अपने माता पिता के यहाँ से उसकी स्वास्थ्य ऐसा रहता है या फिर अपने ससुराल में ऐसा उसकी हालत रहती है। और वंशवाद यहाँ पर और जो एक सामाजिक जो स्टेटस है उसके अलावा जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी उससे उसके कारण भी, और जो कल्चरल इन्फ्लुएंस चला आ रहा है यानी कि सांस्कृतिक जो ये चली आ रही है पहले से, उसके कारण भी यहाँ पर जो जो लड़का रहता है उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है लड़की की जगह पर। इसके कारण यहाँ पर लड़कियों को इसका इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ता है। और जहाँ पर जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं यहाँ पर ऑनर किलिंग भी यहाँ पर देखी जाती है, जो कि हमारे समाज में व्याप्त है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर उनको इकोनॉमिक प्रोवाइड जो ग्रोथ है वो अगर अपॉर्चुनिटी वहाँ पर प्रोवाइड की जाए तो महिलाएं किस प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण और समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिला है अगर उनको ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए तो वहाँ पर वो ज़्यादा कमाएगी, जिस कारण पब्लिक फाइनेंस में इंप्रूव होगा, कमर्शियल प्रॉफिट जो है वो बढ़ेंगे तो और इंक्रीज होगा कमर्शियल प्रॉफिट, और उसके क्योंकि वहाँ पर डिमांड और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर देखेंगे हम कि बेटर एजुकेटेड जो मदर्स हैं यानी कि अच्छे से शिक्षित महिलाएं यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगी हेल्थियर चाइल्ड्स को, और क्योंकि वो वहाँ पर हेल्थ के लिए यहाँ पर जागरूक होगी, और जो वुमेन होगी वो अर्न करेगी ज़्यादा और नेक्स्ट जनरेशन पर उसको इन्वेस्ट करेगी, जिससे कि यहाँ पर आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी यहाँ पर अच्छी होगी। यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है वहाँ पर इन द लेबर फोर्स ग्रू फास्टेस्ट, यानी कि जहाँ पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन दिखता है लेबर फोर्सेस में वहाँ पर जो गति होती है उन्नति की वो तेज होती है, और इकोनॉमिक जो एक्सपीरियंस होती है वो लार्जेस्ट रिडक्शन इन पुअर्टी रेट्स, यानी कि ऐसी जगहों पर जो गरीबी है वो तेजी से घटती हुई भी दिखाई देती है। यहाँ पर हम इसके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स देखते हैं महिलाओं के लिए। सबसे पहले आपको ये सब याद होने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आपको लिखने पड़ेंगे। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है पॉजिटिव एफर्ट्स टू एलिमिनेट जेंडर इनइक्वलिटी, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कुछ सकारात्मक जो है वो और कानून की वजह से कानून की मदद से यहाँ पर जो सहायता प्रदान करता है इसको एलिमिनेट करने के लिए जेंडर इनइक्वलिटी को। प्रियम्बल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट गोल्स ऑफ अचीविंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू एवरीवन। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो वुमेन है वो है इक्वल राइट टू वोट इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, और वुमेन है जिस प्रकार से कि उनको पॉलिटिकल सिस्टम में वोट का समान अधिकार है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। आर्टिकल 15 से में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन गार्ड्स ऑफ सेक्स, यानी कि लिंग के आधार पर यहाँ पर जो प्रोहिबिशन करता है डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को। आर्टिकल 15 का 3 भाग 3 यानी आर्टिकल का पार्ट 3 जो है ऑथोराइज करता है स्टेट को टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी स्पेशल प्रोविजंस का भी यहाँ पर शक्ति दी गई है राज्य को। उसके अलावा यहाँ पर डीपीएस भी देखेंगे आप तो डीपीएस में भी यहाँ पर
जो है वो प्रोविजन करे गए हैं बेनिफिट्स फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के उद्धार के लिए, और प्रोवाइड किया गया सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सती प्रिवेंशन एक्ट जो 1987 में वाज इनेक्टेड टू अबॉलिश एंड मेक पनिशेबल द इनह्यूमन कस्टम ऑफ सती, यानी कि जो कस्टम है इनह्यूमन कस्टम सती का, उसको यहाँ पर अबॉलिश करने के लिए और पनिश उसमें कुछ यहाँ पर दंड की प्रक्रियाओं और दंड के बारे में उल्लेख किया गया है। इस एक कृति के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। यहाँ पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो 1961 का, उसमें भी एलिमिनेट किया गया है प्रैक्टिस ऑफ डाउरी को, यानी दहेज की जो प्रथा है उसको भी यहाँ पर खत्म करने के बारे में इसमें बात की गई है, और उसके खिलाफ कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं। उसी के आगे जो पीसीपी एंड डीटी एक्ट है या 1994 का है, यानी कि प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट है जो 1994 का, वो स्टॉप करता है फीमेल फोर्टिसाइड को, यानी कि जो महिला भ्रूण हत्या होती थी पहले, माँ से जो बच्चा पैदा नहीं होता है उसका लिंक जानकर, उसको यहाँ पर बंद किया गया है। उसकी वजह से यहाँ पर कुछ सुधार हुए हैं जो देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ प्रावधान भी किए गए हैं अलग से, जो डॉक्टर के प्रति, अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो उसको कितने साल की जेल भी हो सकती है, 10,000 कुछ जुर्माने लगाए गए उस पर। और इस प्रकार पीसीपी एंड डीटी एक्ट की तरह से यहाँ पर इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं जो फीमेल फोर्टिसाइड होता है उसको रोकने के लिए। सेक्शन 304 का बी में यहाँ पर एडेड किया गया है कि आईपीसी 1860 टू मेक डाउरी डेथ और ब्राइब अ स्पेसिफिक ऑफेंस पनिशेबल विद मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि जो कि दहेज वाले मामलों में अगर डेथ हो जाती है, अब जो ब्राइब वगैरह वाले मामलों में हो जाता है कुछ ऐसा, तो यहाँ पर जो ऑफेंसिव पनिशमेंट पनिशेबल की बात यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर मैक्सिमम जो पनिशमेंट हो सकती है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट की हो सकती है, यानी कि यहाँ पर उम्र कैद तक हो सकती है अगर डाउरी वाले केसेस में यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो। डिस्पाइट ऑल दिस प्रोविजंस वुमेन आर स्टिल बीइंग ट्रीटेड एज सेकेंड रेट सिटीजन्स इन अवर कंट्री। परंतु जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे प्रावधान किए गए हैं, परंतु जो रोज आए दिन खबर में आप देखते होंगे कि महिलाओं के साथ या तो फिर दहेज के मामलों में या फिर किसी अन्य मामलों पर यहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और उनको एक सेकेंड रेट सिटीजन के तौर पर हमारे कंट्री में बहुत सारे व्यक्ति देखते हैं, और इस प्रकार से उनके साथ यहाँ पर भेदभाव करते हैं और इस प्रकार से उनके साथ पेश आते हैं। और मेन है ट्रीटिंग देम एज एन ऑब्जेक्ट टू फुलफिल देयर कार्नल डिजायर्स। क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर एट अलार्मिंग स्टेज, यानी कि जो महिलाओं के प्रति जो घटनाएं हो रही है वो यहाँ पर अब अलार्मिंग के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, और उनके खिलाफ एक सख्त यहाँ पर कार्य किए जाने चाहिए। अब जो हमने ऊपर देखा वो तो थे हमारे लीगल जो तरीके हैं उनसे मतलब संविधान किस प्रकार से उनकी सहायता कर रहा है, परंतु अब संविधान सिर्फ अदालतों में या फिर जो न्यायिक चीजें हैं वहां पर चल सकता है, परंतु जो समाज में है, किसी के घर में है, आपके घर में है, कहीं पर भी वहां पर हम सभी को रहना पड़ता है। तो यहाँ पर यहाँ पर हमारी बारी आती है कि हाउ वी कैन एलिमिनेट जेंडर इनइक्वलिटी। तो रियल चेंजेस will only come when the mentality of men will change and start treating women as equal and not subordinate or weaker or to them। इसका मतलब सीधा यहाँ पर है कि जो हमारी मेंटेलिटी वो चेंज करनी पड़ेगी आदमी को, और जो महिलाएं हैं उनको इक्वल समझना पड़ेगा, और उनको सबऑर्डिनेट या फिर हमसे छोटा या फिर कमजोर नहीं समझना पड़ेगा। यहाँ पर अगली बात आएगी तो वुमेन आल्सो नीड टू चेंज देयर माइंडसेट एंड स्टॉप प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल इन फर्दरिंग मेन्स एजेंडा ऑफ डोमिनेटिंग वुमेन, यानी कि महिलाओं को भी यहाँ पर उनका माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, और जो स्टॉप करना होगा एक सपोर्टिव नेचर को, सपोर्टिव रोल को, क्योंकि आदमी के जो एजेंडा है उसको डोमिनेटिंग वुमेन उसको प्रोवाइड मतलब फुलफिल करने के लिए। मूवमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट वेयर वुमेन कैन बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। तो इस प्रकार से कुछ मूवमेंट उनको चलाने पड़ेंगे, खुद को ही यहाँ पर उनको बनाना पड़ेगा ताकि इंडिपेंडेंट बन सके और सेल्फ रिलायंट वो बन सके। इसे किस प्रकार से कुछ इकोनॉमिकली और हमें जो ऐसे मूवमेंट चलाने पड़ेंगे, और फाइट देयर अवन फियर्स एंड गो आउट इन द वर्ल्ड फियरलेस वेयर दे कैन स्नैच देयर राइट्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मैन एंड दे डोंट हैव टू आस्क फॉर देम, यानी कि उनको अपने अधिकार छीनने पड़ेंगे और किसी से पूछने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, और इसके लिए उन्हें यहाँ पर फाइट भी करनी पड़ेगी। अब ये तो हमने देखा कि क्या क्या समाज में हम कर सकते हैं, उसके अलावा भी हम देखते हैं कि और हम क्या इसमें कर सकते हैं, व्हाट नीड टू बी डन, और क्या किया जाना चाहिए। तो इम्प्रूव करना पड़ेगा एक्सेस टू एजुकेशन टू रिड्यूस द इनबिल्ट डिसएडवांटेजेस, यानी कि जो इसको एजुकेशन को बढ़ाकर हम जो इनबिल्ट डिसएडवांटेजेस हैं दैट दे हैव फ्रॉम देयर बर्थ, जो उनके जन्म से जुड़ी होती हैं, उनको यहाँ पर हम खत्म कर सकते हैं, यानी कि उसको बचपन से शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि जो समाज में वो समाज में उसकी जो धारणा है उसको कमजोर किया जा सके और उसको
अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए मजबूत किया जा सके। उसके अलावा एड्रेस करना पड़ेगा मार्केट एंड इंस्टीट्यूशनल फेल्यूर दैट लॉक वुमेन इनटू लो रिटर्न हाईली वल्नरेबल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एड्रेस करना पड़ेगा द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स को, यानी कि जो वायलेंस हो रहा है उसको अब सहना नहीं, उसको अब आपको सामना करना पड़ेगा और उसके खिलाफ जो भी कदम उठाए जा सकते हैं उसको उठाने पड़ेंगे सभी को मिलकर। यहाँ पर कुछ कानून ऐसे हैं जो इन्फोर्स नहीं है, स्ट्रक्चरल वीकनेस है उनमें इन पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम में। देनी वुमेन एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि जो वुमेन को जस्टिस है, न्याय है, उससे दिलाने में थोड़े कमजोर से साबित होते हैं। और दिस हैज टू बी रेक्टिफाइड, यानी इनको सुधारने की जरूरत है और हटाने की जरूरत है अगर ऐसे कानून सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह कुछ अच्छे कानूनों की जरूरत है। यहाँ पर bring up women's time so they can work outside the women and improving women's access to credit as in बांग्लादेश। तो यहाँ पर जिस प्रकार से बांग्लादेश ने अपने यहाँ कार्य किया है उस प्रकार से भारत को भी यहाँ पर कार्य करने की जरूरत है। महिलाओं को के प्रति कुछ जैसे उनको समय देना पड़ेगा ताकि वो बाहर काम कर सके और उनकी क्रेडिट से एक्सेस बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो जो इकोनॉमिकली यहाँ पर सेल्फ रिलायंट हो सके। यहाँ पर इसमें अगला पॉइंट जो दिया गया है उसमें बताया गया कि जो जॉर्डन है वहाँ उसकी तरह हमें यहाँ पर कुछ कोटा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि महिलाओं को यहाँ पर साथ दे उनके जॉब प्लेसमेंट में, प्रोग्राम्स में जो उनका फेवर करे। स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू कन्वेंशन ऑन द एलिमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन नीड टू बी चेक्ड। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि जेंडर इक्वलिटी यानी कि जो लिंग समानता है, लैंगिक समानता है, वो आपको जरूर मदद करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ करने में, यानी कि आर्थिक जो प्रगति है उसको करने में महत्वपूर्ण मदद करेगी। परंतु जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या लाएगी, हमारी जेंडर इक्वलिटी ला सकती है। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी नहीं कि वो जेंडर इक्वलिटी लाएगी, परंतु जेंडर इक्वलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर लाएगी। ये था कुछ हमारा जेंडर इनइक्वलिटी में इंडिया में क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से लीगल राइट्स उनको दिए गए हैं और क्या क्या कारण बनते हैं, क्या हम इसमें क्या हमको करने की जरूरत है। अब जानते हैं हम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में जो जारी हुआ है, क्या इसमें भारत का प्रदर्शन है और इसमें कुछ और बातें हम देखते हैं। तो जेंडर गैप इंडेक्स 2022 है, उसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। शीर्ष प्रदर्शन करता है इसमें आप देख सकते हैं आइसलैंड सबसे ऊपर है जो कि नंबर 1 पे है, और सबसे निम्न प्रदर्शनकर्ता में कौन है, अफगानिस्तान यहाँ पर सबसे नीचे आता है। इसके 4 प्रमुख आयाम है जिसके ऊपर यह बनता है या जिसके ऊपर इसमें इसकी रिपोर्ट को बनाया जाता है। इसमें आर्थिक भागीदारी में अवसर शामिल है, शिक्षा प्राप्ति शामिल है महिला की, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता शामिल है इसमें महिलाओं का, और राजनीतिक सशक्तिकरण कितना है वो यहाँ पर देखा जाता है, यानी कि जेंडर गैप के आधार पर इनको सबको देखा जाता है। भारत का स्थान इसमें 135वां 146वें देशों में से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो गैप है वो कम नहीं, वो ज़्यादा नहीं हुई है जबकि कम हो गई, यानी कि हमारा स्थान जो हमारा पहले था 2013 के हिसाब से हमने यहाँ देखा था, इसमें इस रिपोर्ट में आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो पहले स्थान था 101 36 में से 101 था, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स था हमारा पहले वाला। तो इसमें हम देख सकते हैं 136 में से 101 स्थान था, यानी कि 35 स्थान हम ऊपर थे। परंतु जो हाल ही के 2022 में आंकड़े आए हैं इनमें हम 146 में से 135वां स्थान हमारा रहा, यानी कि एक तरीके से देखोगे आप तो यहाँ पर हम और पिछड़े हैं और हम इस स्थान से फिसल गए हैं। और इसमें कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता है, यानी कि जो महिलाओं का हेल्थ से जुड़े हुए मामले हैं उसमें अगर आप देखें तो आयाम में विश्व में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है भारत का। समग्र स्कोर में सुधार हुआ है, 0.625 से 0.629 हुआ है। वर्ष 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था, यानी कि हालांकि 2021 से तो इसमें सुधार हुआ है, परंतु अगर 2013 से आप आंकड़े देखें तो 2013 से यह आंकड़े खराबी दिखाई देते हैं। 156 में 140वां स्थान यहाँ पर इसको 2021 में था। अपने पड़ोसी देशों की तुलना में खराब स्थिति है, बांग्लादेश 71 रैंक पर है, यानी कि आप देख सकते हैं बांग्लादेश की रैंक यहाँ पर बहुत ही भारत से सही है। नेपाल की भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है, भारत की 96, नेपाल की 96 है। श्रीलंका की देख सकते हैं आप जो जेंडर गैप है इसमें श्रीलंका की 110 है, मालदीव की 117 है और भूटान की 126 है भारत के, अगर आप भारत के इसमें रिस्पेक्टिव में देखे जाए तो। और दक्षिण एशिया में अगर आप देखेंगे तो केवल ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का प्रदर्शन जो है वो भारत से खराब है, यानी कि 3 देशों को छोड़कर और सभी देशों का यहाँ पर प्रदर्शन भारत से अच्छा है। तो इस प्रकार यहाँ समझ सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से इसकी हालत खराब है जेंडर गैप की, और इसलिए इसको अच्छा करने के लिए और महिलाओं को यहाँ पर जो जेंडर गैप है उसमें कमी करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है, और जो नीतियाँ हैं उनको यहाँ पर अच्छी तरीके से और उनका कार्यान्वयन करने की जरूरत है सख्त रूप से।
प्रमुख निष्कर्ष क्या इसके निकले हैं, इसको देखें तो लैंगिक समानता तक पहुंचने में 132 साल लगेंगे अगर इसी प्रकार से स्थिति रही तो भारत की। कोविड का प्रभाव जो है कोविड के चलते आई मंदी ने महिलाओं को प्रमुखता से प्रभावित किया है और इसका मुख्य कारण यह है कि महिलाओं की जो उपस्थिति है उन क्षेत्रों में अधिक थी जो कोविड के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, जैसे कि रिटेल तथा आतिथ्य यानी कि हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र। यानी कोविड की वजह से यहाँ पर जो जेंडर गैप है वो और ज़्यादा बढ़ा है और यहाँ उनको जो महिलाओं की जो नौकरियां थी वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस कोविड की वजह से गई है और जिसकी वजह से यह एक बुरा प्रभाव इसका पड़ा है यहाँ पर। इस प्रकार से ये कुछ रिपोर्ट थी और इसकी ये कुछ यहाँ पर निष्कर्ष भी निकला इस रिपोर्ट का। और भारत की यहाँ पर स्थान देख सकते हैं आप, ये महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है। यहाँ पर 133वां स्थान भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रहा है। और सबसे लास्ट वाला स्थान भी आपसे पूछ सकते हैं जो कि है अफगानिस्तान का, पहला स्थान आइसलैंड का, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये थी रिपोर्ट और ये था हमारा जो पहला आर्टिकल है उसके ऊपर हमारी पूरी न्यूज़ एनालिसिस। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अब देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल जो कि है हमारा G20 से जुड़ा हुआ है, जिसमें GS2 इंटरनेशनल रिलेशन शामिल है और G20 जो हमारे ग्रुप है वो महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भारत की जो यहाँ पर G20 की समिट की जो अध्यक्षता करने वाला है उसमें यहाँ पर 1 साल की अध्यक्षता करेगा और इस अवधि में 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक होगी। G20 के बारे में जानेंगे दोस्तों तो यहाँ पर G20 में टोटल 20 कंट्रीज मतलब 19 कंट्रीज है, 19 देश है और एक यहाँ पर यूरोपियन यूनियन यहाँ इसमें शामिल है। यहाँ पर इस आर्टिकल में भी महत्वपूर्ण था, इसके बारे में हम जानते हैं G20 के बारे में, G20 की बैठक के और इसके सबसे पहले देखते हैं G20 समूह का परिचय। यहाँ पर आपको दिखेगा कि यह 19 देशों और यूरोपीय संघ यानी EU का, यूरोपीय यूनियन का एक औपचारिक अनौपचारिक समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1999 यानी कि 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। और G20 के सदस्य देशों में देखें आप तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन। इसको हम मैप पे देखते हैं तो अच्छा रहेगा। तो मैप पे देखें दोस्तों तो यहाँ पर कनाडा आपको दिख रहा होगा, US है, मैक्सिको है, ब्राजील, अर्जेंटीना, उसके अलावा UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की यानी अब तुर्की है, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और रशिया यहाँ पर इसमें शामिल है और एक यूरोपियन यूनियन इसमें भी शामिल है। तो इस प्रकार से ये 20 सदस्यों का एक देश है, 20 सदस्यों का एक समूह है G20। नाइजीरिया इसका 20वां सदस्य बनने वाला था, लेकिन उस समय की राजनीतिक समस्याओं के कारण अंतिम समय में उसे इस विचार को त्यागना पड़ा था, यानी कि नाइजीरिया भी इसमें जुड़ने वाला था। G20 समूह में दोस्तों तो विश्व की जो प्रमुख उन्नत और उभरती जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो देश शामिल है जो दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा भी रखते हैं। G20 कार्य प्रणाली देखें दोस्तों तो G20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, सचिवालय प्रत्येक वर्ष समूह की मेजबानी करने वाले या अध्यक्षता करने वाले देशों के बीच रोटेट होता रहता है। सदस्यों को 5 समूह में बांटा गया है, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की के साथ भारत समूह 2 में है, यानी कि भारत का जो समूह है वो समूह 2 समूह में शामिल है। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार ये 5 समूह में बटा हुआ है। यहाँ पर G20 में देखा जाए तो यहाँ पर जो वित्त मंत्री और केंद्रीय राज्यपालों के मार्गदर्शन पर निर्भर रहता है और इनको शेरपा के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। G20 में जो जाते हैं यहाँ पर दूत बनकर। यहाँ पर G20 की एक अन्य विशेषता देखी जाए तो यहाँ पर ट्रोइका बैठकें इसकी विशेषताओं में शामिल है। ट्रोइका बैठकें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ऑप्शनल में, मतलब कि आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं उनमें यहाँ पर पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि ट्रोइका बैठकें क्या होती है और इनके ऊपर आपसे 2-3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसमें ट्रोइका बैठकें वो होती है जिसमें कि अगर पिछले वर्ष जिसने जो इसका अध्यक्ष रहा है उसके बाद वर्तमान में जो अध्यक्ष है और अगले वर्ष में जो अध्यक्ष रहेगा G20 का वो देश शामिल होते हैं ट्रोइका बैठकों में। वर्तमान में ट्रोइका जो है उसमें देखा जाए तो इटली, इंडोनेशिया और भारत इसमें शामिल है। G20 का विकास देखें दोस्तों तो G20 जो वैश्विक वित्तीय संकट 2007-8 ने प्रमुख संकट प्रबंधन और समन्वय विकास के निकाय के रूप में G20 की प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। अमेरिका ने दोस्तों 2008 में G20 की अध्यक्षता की थी। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठकों को राष्ट्राध्यक्षों तक को बढ़ा दिया और जिसके परिणाम स्वरूप पहला G20 शिखर सम्मेलन भी हुआ था। तो यानी कि जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था जो G20 का वो 2008 में हुआ था। वॉशिंगटन DC, लंदन और पिट्सबर्ग में आयोजित शिखर सम्मेलन ने सबसे टिकाऊ वैश्विक सुधारों हेतु परिदृश्य तैयार भी किए थे।
यहाँ पर आगे देखा जाए दोस्तों तो G20 ने जलवायु परिवर्तन, नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों, असमानता, कृषि, प्रवास, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के वित्त पोषण, मादक पदार्थों की तस्करी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, विघटनकारी प्रौद्योगिकी के जैसे मुद्दों को शामिल करने तथा सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने एजेंडे को विस्तृत कर खुद को फिर से स्थापित किया। उसके बाद अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2020 में रियाद शिखर सम्मेलन में इन्होंने 4 स्तंभों जैसे कि महामारी से लड़ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवधानों को संबोधित करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने की प्राथमिकता दी है। वर्ष 2021 में देखा जाए तो इटली ने कोविड-19 का मुकाबला करने, वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी को तीव्र करने और अफ्रीका में सतत विकास को बढ़ावा देने जैसे विषयों के लिए G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी। G20 की अध्यक्षता के लिए भारत की तैयारी किस प्रकार की है वो देखें तो भारत ने G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में दुनिया भर में सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग किया है। लेकिन बेरोजगारी दर में वृद्धि और गरीबी के कारण इसके लिए प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना मुश्किल है। समवर्ती रूप से देखा जाए तो भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सफलता को लेकर भारत की नेतृत्वकारी भूमिका, अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की दिशा में संसाधन जुटाने में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में विश्व स्तर पर प्रशंसित है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पहल के दृष्टिकोण से वैश्विक प्रतिमान में नए भारत के लिए एक परिवर्तनकारी भूमिका की उम्मीद है, जो कोविड-19 के महामारी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण व विश्वसनीय स्तंभ के रूप में उभरेगा। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन का भारत का प्रयास जो है उसमें जिसमें अन्य देशों के अलावा G20 देशों में भी सभी 9 देश शामिल है, वैश्विक विकास प्रक्रिया में नेतृत्व के लिए आयाम प्रदान करता है। अब G20 की समक्ष चुनौतियां क्या है इसको देखें तो वैश्विक चुनौतियों में हितों का ध्रुवीकरण हो रहा है, वो समक्ष चुनौती है इसके सामने। नवंबर 2022 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिसमें कि अभी युद्ध हो रहा है, जिस कारण यहाँ पर ये हितों का ध्रुवीकरण यहाँ पर एक तरीके से प्रतीत होता है, साफ साफ यहाँ पर पता चलता है, जिसमें कि अमेरिका पहले ही रूसी राष्ट्रपति को आमंत्रित न करने की मांग कर चुका है, अन्यथा अमेरिका और यूरोपीय देश उनके अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। चीन की रणनीतिक वृद्धि देख सकते हैं आप, नाटो के विस्तार, जॉर्जिया एवं क्रीमिया में रूस की क्षेत्रीय आक्रामकता और अब 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक प्राथमिकताओं को बदल दिया है। वैश्वीकरण अब आदर्श शब्द कूल वर्ड नहीं रहा है और बहुपक्षीय संगठनों के पास जो विश्वसनीयता का संकट है, क्योंकि दुनिया भर के देशों ने G7, G20, ब्रिक्स, P5 जो यूएनएससी स्थायी सदस्य हैं और अन्य जो G0 है, राजनीतिक टिप्पणीकार इयान ब्रेमर द्वारा हर राष्ट्र को स्वयं के लिए को निरूपित करने के लिए गढ़ा गया एक शब्द चुना है। इसके आगे अगर अन्य चुनौतियां देखें दोस्तों तो उसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय वित्त शामिल है, समष्टि आर्थिक नीति शामिल है और हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त को अगर देखें तो हाल ही में जो IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार 2021 में औसत उभरते बाजार और मध्यम आय वाले देशों का ऋण से GDP अनुपात 60% होगा, जिसको कि कम करने की आवश्यकता है और कम इसमें ये इसके सामने चुनौती के रूप में एक प्रकार से इसके सामने खड़ा है। समष्टि आर्थिक नीति शामिल है, युद्ध की वजह से आपूर्ति की कमी ने विशेष रूप से ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों में मुद्रास्फीति को दबाव को बढ़ा दिया है। वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सामग्री, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रूस यूक्रेन युद्ध ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों का अवैध उपयोग और वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताओं को फिर से जन्म दिया है। तो भारत के लिए क्या चुनौतियां, अगर इसको देखें तो भारत के लिए G20 की चुनौतियां ध्रुवीकृत अंतर्राष्ट्रीय सदस्य देशों के साथ कुशलतापूर्वक अगले नवंबर में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन की मेजबानी के साथ उत्पन्न होगी। यानी कि आप देख सकते हैं भारत अमेरिका और रशिया के बीच में यहाँ पर बटा हुआ है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर समन्वय के साथ इस कार्यक्रम की मेजबानी की जो जिम्मेदारी वो भारत की है, तो इसलिए समस्या यहाँ पर कुछ चुनौतियां यहाँ पर उत्पन्न होने वाली है भारत के समक्ष। नीति आयोग के पूर्व जो CEO अमिताभ कांत है उनको G20 का शेरपा और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला को G20 का समन्वयक नियुक्त किया गया है। सरकार ने जो देश के विभिन्न हिस्सों में 100 तैयारी बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है, इसके कारण भारत के पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष को देखते हुए जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन का यह मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी या नहीं, इस पर विवाद उत्पन्न हो गया है। परंतु हालांकि भारत के लिए जो बड़ी चुनौती सबसे होगी वो होगी G20 के विचार की रक्षा के संदर्भ में इंडोनेशिया की सहायता और भू राजनीतिक मतभेद के कारण इसे विखंडन बचाने की होगी, जहां एक ही कमरे में एक साथ बैठकर नेता एक दूसरे की बात सुनने से कतराते हैं। आगे की राह में देखा जाए फिर क्या हम इसमें और कर सकते हैं, उसमें देखा जाए तो G20 को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF, OECD, WHO, विश्व बैंक और WTO के साथ साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहिए और उन्हें प्रगति की निगरानी का कार्य सौंपना चाहिए। सभी सदस्य देशों के लाभ के लिए व्यक्तिगत हितों पर वैश्विक सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
रूस यूक्रेन संघर्ष और रूस एवं पश्चिम के बीच मतभेद है, उन जैसे मुद्दों को हल करने के लिए संवाद और कूटनीति का उपयोग किया जाना चाहिए, जो कि अभी वर्तमान परिदृश्य की मांग भी है और जरूरी है। भारत को आक्रामक व्यापार बाधाओं, प्रतिबंधों, अंतर्देशीय संघर्षों और वैश्विक शांति है उसमें सहयोग की वकालत जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारी आगे की राह रह सकती है भारत की। उसके आगे हम देखें तो यूपीएससी में जो सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न में भी G20 के बारे में पूछा गया, जिन्हें आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस समूह में चारों देश G20 के सदस्य हैं, यानी कि कौन सा ऐसा समूह जिसमें चारों देश G20 के सदस्य हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है। इसका अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की यहाँ पर इसमें शामिल है। तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा ए, सही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपको देशों के सारे नाम भी याद करने पड़ेंगे, कौन देश में शामिल है कौन नहीं शामिल है, इसमें ये भी याद रखना पड़ेगा। ये था हमारा सेकेंड आर्टिकल जो कि पूरा होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि हमारा देश सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान से सटी सीमा पर वायुसेना को अब लगेंगे नए पंख। हम जानेंगे क्या है हमारे पाकिस्तान से जुड़े हुए मुद्दे को। इसमें जो सीधा क्वेश्चन बन सकता है वो यह होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है ये प्रमुख मुद्दों का समालोचनात्मक परीक्षण करें, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। इसमें आपको यहाँ पर जो समालोचनात्मक मुद्दे हैं उन पर यहाँ पर कुछ बताने होंगे, जैसे कश्मीर मुद्दा हुआ, सिंधु नदी जल विवाद हुआ, पाकिस्तान की आपत्ति क्या है, भारत का तर्क क्या है, सियाचिन विवाद क्या है, और आतंकवाद का मुद्दा यहाँ पर इसको डिस्कस करना पड़ेगा। सरक्रिक विवाद है उसको डिस्कस करना पड़ेगा। चीन पाक आर्थिक गलियारा क्या है उसको करना पड़ेगा। तो इन बिंदुओं को ध्यान रखते हुए आपको इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा, जो कि भारत के और पाकिस्तान के बीच विवाद को समालोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन में इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं, जहाँ पर भारत के उपमहाद्वीप में विभाजन के साथ कट्टर प्रतिद्वंदिता का कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यह ऐतिहासिक आधार भारत पाकिस्तान संबंधों को आज भी प्रभावित कर रहा है। जहां भारत का निर्माण लोकतांत्रिक, मध्यनिरपेक्ष एवं बहुलवादी राज्य के रूप में हुआ, वहीं पाकिस्तान का निर्माण आप देख सकते हैं यहाँ धार्मिक आधार पर हुआ। इसने भारत विरोधी नीति को मूल आधार बनाया। इन दोनों देशों के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। जिसमें कश्मीर मुद्दा, आपको पता होगा कश्मीर मुद्दा क्या है। आगे हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण सिंधु नदी जल विवाद है, इसको हम देखते हैं। तो 1960 में जो सिंधु नदी समझौता है उसके अंतर्गत सिंधु, झेलम, चिनाब और पाकिस्तान की नदियों के रूप में, जबकि सतलुज, रावी और व्यास को भारत के नियंत्रण को स्वीकार किया गया। इस समझौते के आधार पर समझौता है उसके द्वारा भारत को पाकिस्तान की नदियों पर जल के सीमित प्रयोग का अधिकार दिया गया था। पाकिस्तान की आपत्ति क्या है? पाकिस्तान के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी का प्रयोग कर रहा है। इसमें भारत का तर्क क्या है? अगर भारत का तर्क देखा जाए तो भारत के अनुसार ग्लेशियर कम होने से, बरसात कम होने के कारण सिंधु नदी में पानी का प्रवाह कम हो रहा है तथा सिंधु नदी के पानी का मुद्दा उठकर पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद से ध्यान भटकाना चाहता है। सियाचिन विवाद है। सियाचिन विवाद देखा जाए तो सियाचिन पाकिस्तान नियंत्रित गिलगित और बाल्टिस्तान के समान अत्यधिक ऊंचाई पर होने के साथ ही काराकोरम दर्रे के निकट है, जो भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य को तिब्बत या चीन से जोड़ता है, और इसीलिए यह भारत और पाकिस्तान के दोनों के लिए सामरिक महत्व रखता है। पाकिस्तान द्वारा 1984 में इस नियंत्रण करने की प्रयत्न किया गया था। इसके जवाब में भारत के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत प्रारंभ किया गया था। उसके बाद से यह क्षेत्र भारत के कब्जे में है। तो इस प्रकार से सियाचिन विवाद था। उसके अलावा आतंकवाद का मुद्दा बता सकते हैं। आतंकवाद के मुद्दे में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवादी संगठनों को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध भी चलाया जा रहा है। इसमें 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2008 में मुंबई हमला, हाल ही में पठानकोट आतंकी हमला प्रमुख है। यानी कि जो 2018 में के हुआ था पठानकोट हमला, उसमें यहाँ पर इसकी बात की गई है। पाकिस्तान उन आतंकी संगठनों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, जो कश्मीर के साथ साथ भारत के विरुद्ध हिंसात्मक घटनाओं में शामिल होते हैं। सरक्रिक विवाद को आप लिख सकते हैं। सरक्रिक भारत के कुछ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विभाजक रेखा है, और इसी के निकट कराची पोर्ट है जो कराची पत्तन में स्थित है। इसके निकट पाकिस्तान का तर्क है कि कच्छ के क्षेत्र में स्थित सरक्रिक का विभाजन 24 डिग्री समानांतर होना चाहिए, जबकि भारत इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और भारत के अनुसार जो मिड चैनल के आधार पर रेखा का विभाजन होना चाहिए। उसके अलावा चीन पाक आर्थिक गलियारा ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। यह आर्थिक कॉरिडोर चीन के जिनजियांग क्षेत्र के काशगर क्षेत्र को पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित ग्वादर पत्तन से जोड़ता है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है और वैधानिक रूप से भारत का भाग है, जो भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इस प्रकार कुछ ये पॉइंट है जिनको आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप दूसरे पॉइंट को लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए, परंतु वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा कुछ भारत पाकिस्तान के बीच में हम क्या समालोचनात्मक परीक्षण कर सकते हैं।
उसके आगे हम देखते हैं इंडस रिवर के बारे में, देखते हैं इंडस रिवर का। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप पर इस प्रकार से जा रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से निकल, तो ये हमारी इंडस रिवर यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इसका अपवाद तंत्र देख सकते हैं आप यहाँ पर इंडस रिवर का। उसी में जाके मिल रही है जो झेलम रिवर, आपको देख सकते हैं यहाँ पर झेलम रिवर। उसके बाद यहाँ पर ये चेनाब रिवर आप देख सकते हैं, चेनाब। तो इस प्रकार ये तीनों यहाँ पर पाकिस्तान के लिए यह तीनों अधिकृत की गई, यानी कि इस जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 1960 का, उसके तहत ये सिंधु झेलम चेनाब पर इसके पानी पर अधिकतर पाकिस्तान का यहाँ पर दिया गया है, और जबकि रावी सतलुज और ब्यास पर यहाँ पर भारत को दिए गए हैं कि भारत इसका उपयोग अपने हिसाब से कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रावी यहाँ पर यूँ जा रहे हैं, यहाँ पर ये रावी ब्यास और सतलुज यहाँ पर मिल जाती है। रावी और सतलुज और ब्यास मिलकर यहाँ पर सिर्फ सतलुज रह जाती है आगे जाकर, जो ये सारी नदियाँ आगे जाकर सिर्फ पाकिस्तान में मिल जाती है। और जो आपका पूरा क्षेत्र दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पूरा सिंधु नदी का रिवर बेसिन है। उसके अलावा हम आगे देखें तो यहाँ पर हमको दिखेगा कि सीमा क्षेत्र में अवसंरचना विकास संबंधी सारणी को हम देखते हैं, तो इसमें हमको पता चलेगा जो हमारे मुख्य खतरे क्या हैं किसी देश से, और क्या किए जाने की आवश्यकता है, और क्या कदम उठाए गए हैं, इनको हम इस सारणी के तहत देखते हैं। तो हम सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। तो खतरा किससे पाकिस्तान को हमसे? युद्ध है, उग्रवाद है और तस्करी, जो पाकिस्तान से होती रहती है। इसमें अगर क्या किए जाने की आवश्यकता है, तो CIBMS एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और बड़े बोल्ड QIT के साथ निगरानी दूर दराज के क्षेत्रों में, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले एक से अधिक मार्ग पर करनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों CIBMS जो होती है वो एक अत्याधुनिक प्रणाली के तहत बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है या फिर एक प्रक्रिया है, जिसमें मॉडर्न जो टेक्निक्स है उनका यूज करके, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे तो CIBMS के तहत जो सीमाओं पर अत्याधुनिक निगरानी तकनीकों की एक श्रृंखला को तैनात किया जाना शामिल है। थर्मल इमेजर्स जिसमें शामिल है, इंफ्रारेड शामिल है, लेजर आधारित घुसपैठ अलार्म, हवाई निगरानी है तो एरोस्टेस, बिना सेंसर वाले ग्राउंड सेंसर जो रडार सोनार सिस्टम का पता लगाने में मदद कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक सेंसर तथा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो वास्तविक समय या रियल टाइम में सभी निगरानी उपकरणों से डेटा प्राप्त करने में सक्षम है। तो ये है CIBMS। इसका उपयोग करके यहाँ पर जो भारत की सीमाएं हैं उनको सुरक्षित किया जा सकता है पाकिस्तान से, और जो तस्करी है उनको रोका जा सकता है और उग्रवाद को रोका जा सकता है। बॉर्डर इलेक्ट्रिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक यानी बोल्ड QIT, जिसको हमने नीचे पढ़ा, का इस्तेमाल CIBMS के तहत असम के धुबरी जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर किया जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ हम आवश्यक कदम उठा सकते हैं और जो सरकार उठा भी रही है। उसके अलावा क्या कदम उठाए गए हैं, तो वर्ष 2023 तक CIBMS वाले कुछ हिस्सों में लेह के लिए तीसरा मार्ग खोला जाएगा, यानी कि CIBMS के लिए वहाँ पर इसकी जो है वो उपयोग किया गया है, और वहाँ पर मार्गों में इसको मतलब जो बॉर्डर है वहाँ पर इसका सही से अभी तक वहाँ पर जो कदम उठाए गए हैं इसके साथ में, इसके तहत जो है अन्य प्रोग्राम भी किए गए हैं और अन्य इसमें योजनाएं भी शामिल है। तो ये तो था पाकिस्तान के साथ। अब देखते हैं हम चीन के साथ क्या है हमारा मुख्य खतरा है। तो चीन के साथ हमारा मुख्य खतरा है वो युद्ध का खतरा है। इसमें जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए वो है बख्तरबंद वाहन, सक्षम बुनियादी ढांचा, ऊंचाई जो उच्च ऊंचाई वाले हैं हवाई क्षेत्र यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनके लिए निर्माण होना जरूरी है। उसके अलावा क्या कदम उठाए गए हैं, दौलत बेग ओल्डी हवाई क्षेत्र कुछ पुलों और सुरंगों के साथ बख्तरबंद वाहनों के आवागमन सक्षम है, यानी कि जो दौलत बेग ओल्डी हवाई क्षेत्र है वहाँ पर ऐसे कुछ कदम उठाए गए हैं, परंतु अभी इसके और कदम उठाने की जरूरत यहाँ पर दिखाई देती है। बांग्लादेश के साथ देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ हमारे तस्करी और मानव तस्करी से जुड़े हुए कुछ मुख्य खतरे यहाँ पर शामिल है, जिसमें भी यहाँ पर CIBMS द्वारा नदी के हिस्सों सहित पूरे क्षेत्र में बोल्ड QIT के साथ निगरानी की जा रही है। उसके अलावा क्या कदम उठाए गए हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है, बाकी नदियां अभी बाकी है। अगला देखते हैं हम नेपाल में तस्करी और मानव तस्करी वाले मुख्य मुद्दे यहाँ पर शामिल होते हैं। CIBMS और बोल्ड QIT के साथ निगरानी हो रही है, नियोजन स्तर को बढ़ाया गया है और भी कुछ इसमें कदम लिए गए हैं। उसके अलावा भूटान में देखिए तस्करी यहाँ पर मुख्य मुद्दा शामिल है, तस्करी। उसके अलावा भूटान चीन सीमा तक बख्तरबंद वाहन सक्षम सड़क संपर्क इसकी आवश्यकता है, BRO इस पर कार्य कर रहा है। म्यांमार के साथ युद्ध, उग्रवाद और तस्करी शामिल है। CIBMS उग्रवाद से निपटने के लिए बड़े और अधिक कुशल बोल्ड QIT के साथ निगरानी, तेजी से सैनिकों की आवाजाही के लिए सड़क इसकी आवश्यकता है, कुछ सड़कें मौजूद है। CIBMS परिनियोजन स्तर शामिल है। तो ये था हमारे सीमाओं पर क्या है हम खतरे हैं और क्या इनके साथ आवश्यकता कदम उठाए गए हैं और उठाने जाने चाहिए के बारे में। ये था हमारा आर्टिकल। अब बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ।
ये हमारा एडिटोरियल में है, वन्यजीवों की घटती संख्या, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के ऊपर जो इसको लिखा गया है, GS3 बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। उसके आगे मजबूती की और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको जरूर पढ़िएगा। हमारा अगला है आर्टिकल, पहली बार 83 के पार रुपया GS3 इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि रुपया किस कारण से नीचे और किस प्रकार से जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है। ये टॉपिक हमारे GS3 से जुड़ा हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय वित्त ने हाल ही में टिप्पणी की थी कि रुपए के मूल्य में गिरावट डॉलर के मजबूत होने का परिणाम थी। हालांकि दोनों रिलेटिव है। इसमें जो पृष्ठभूमि है उसको देखें तो 1 जनवरी को एक डॉलर 74.50 रुपये था, अब यह 82.30 रुपये से अधिक हो गया है। दुनिया भर में लगभग हर मुद्रा के मुकाबले डॉलर मजबूत हुआ है, ये देखा गया है। सिर्फ भारत का जो रुपया यहाँ पर नहीं गिरा है, यहाँ पर पूरी दुनिया की जो करेंसी है उन सभी में यहाँ पर कुछ बदलाव देखे गए हैं और डॉलर यहाँ पर मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है। अन्य मुद्राएं देखें, यूरो डॉलर के मुकाबले 1.02 है, जो साल की शुरुआत में 0.88 था। ब्रिटिश पाउंड को देखेंगे आप तो 0.89 है। जापानी येन है, उसको देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले 115 से बढ़कर 148 हो गया है। जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसको देखेंगे तो 1.37 से 1.61 पर चला गया है। और भारतीय रुपए की स्थिति देखेंगे तो तुलनात्मक रूप से मजबूत है फिर भी, क्योंकि इन देशों की जो स्थिति हुई है उसके मुकाबले अगर भारतीय रुपए की आप हालत देखेंगे तो यह यहाँ पर उसकी स्थिति इन सभी जो मुद्राएं हैं उनसे अच्छी है फिलहाल देखा जाए तो। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर तक गिरने के बावजूद यह वर्तमान परिवेश में अधिक स्थिर मुद्राओं में से एक रहा है, यानी कि जो मुद्रा है उनमें सबसे स्थिर में से रुपया यहाँ पर शामिल है। सितंबर 2022 में अगर देखा जाए तो डॉलर के मुकाबले रुपया 2.6% की गिरावट आई है। यह संख्या यूरो में गिरावट से तुलनात्मक रूप से लगभग बराबर है, जिसमें सितंबर 2.4% की गिरावट आई थी। और यहाँ पर डॉलर के मजबूत होने के कुछ कारण हैं, उन कारणों पर चर्चा करते हैं। तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर यह सबसे महत्वपूर्ण कारण हो जाता है कि मौलिक स्तरों पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उच्च मुद्रास्फीति के बावजूद, यानी कि उच्च महंगाई दर है, वहाँ पर महंगाई बहुत है, उसके बावजूद भी अमेरिकी जो नौकरी बाजार बहुत अच्छा कर रहा है, खासकर सेवा क्षेत्र में। इससे बाजार में विश्वास बढ़ा है। इसलिए जो निवेशक है वो अपना पैसा जो यूरोप है, जो अन्य देश है, वहाँ से उठाकर अमेरिका में डाल रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर डॉलर मजबूत हो रहा है, क्योंकि पैसा सारा वहाँ जा रहा है। युद्ध की स्थिति के कारण भी ये सारा जो निवेश है अमेरिका में बढ़ रहा है, दूसरे देशों में और दूसरी जगहों पर कम हो रहा है। जो ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है, यूएस फेडरल बैंक जो है उसने ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है। इससे निवेशकों को अमेरिकी सरकार में बॉन्ड के निवेश करने के लिए आकर्षित किया है, जिससे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है। यानी कि जो बॉन्ड है अमेरिका के, उनको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और यहाँ पर जो है सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि अमेरिका का जो करेंसी है यूएस डॉलर, वो यहाँ पर जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं रिजर्व करेंसी है, और जो वैश्विक व्यापार है उसमें भी यूज होती है। इसलिए यहाँ पर वो एक तरीके सुरक्षित करेंसी के रूप में देखा जाता है, और एक यहाँ पर जो निवेशक है उनके लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखा जाता है। इसीलिए जो निवेशक है, जो आज मंदी की स्थिति आ रही है या फिर वैश्विक युद्ध चल रहे हैं, उनके कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसी कारण जो है सारे निवेशक अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। और इसीलिए दुनिया भर से डॉलर उठकर अमेरिका में जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पर जो दुनिया भर करेंसी में गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है, या फिर डॉलर में मजबूती देखी जा रही है, इसको कह सकते हैं। यहाँ पर अमेरिका की जो मुद्रास्फीति, उसको अगर वर्तमान स्थिति आप देखें तो कारण जो यूएस फेडरल बैंक को अपनी ब्याज दरों को और बढ़ाने के लिए मजबूर करने की उम्मीद है। इससे भारतीय रुपया सहित वैश्विक मुद्रा को और गिरावट आएगी, ऐसा अनुमानित यहाँ पर लगाया जा रहा है। यानी कि अभी तो इसमें और गिरावट आएगी, ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा सुरक्षित संपत्ति, कई निवेशकों का मानना है कि जब स्टॉक और बॉन्ड बाजार अस्थिर हो जाते हैं तो डॉलर सबसे सुरक्षित संपत्ति है, क्योंकि इसमें डॉलर की मांग में वृद्धि हुई है और इस प्रकार इसका मूल्य बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो डॉलर है वो यहाँ पर एक रिजर्व करेंसी, जिस कारण से और अमेरिका उसको अपने हिसाब से और छाप सकता है, या फिर जो डॉलर में वो जो उसका डेट जो मांग के हिसाब से डॉलर को प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए यूरोपीय संघ के बाजार में मंदी है, वो भी इस कारण बना है। रूस यूक्रेन युद्ध है, उसके कारण जो यूरोपीय संघ के बाजार है उनमें मंदी देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ईंधन की कमी हो रही है, और ईंधन की कमी के साथ यहाँ पर जो कृषि के खाद्यान्न है, कृषि में जो खाद्यान्न है उनके भी यहाँ पर जो आयात जो रूस और यूक्रेन करते हैं वो उसमें कमी आई है। रूस यूक्रेन से जो आयात होता है इन देशों में, यूरोप में या फिर अन्य देशों में, वहां पर उसमें उसकी वजह से भी यहाँ पर इनमें मंदी देखी जा रही है, और जो महंगाई है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है।
निवेशक जो है वो यूरोपीय संघ के बाजारों को छोड़ रहे हैं और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व वाली संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में एक तरीके से अस्थिरता भी बनी हुई है, जिस कारण यहाँ पर सारे के सारे जो अधिकांश है उसको आप देख सकते हैं वो यहाँ पर अमेरिकी डॉलर के ऊपर यहाँ पर निवेश करने लगे हैं। इसको दोस्तों एक साफ एग्जांपल से समझा जा सकता है, जैसे कि जंगल में आग लगती है तो सारे जानवर एक ऐसे स्थान की तरफ भागते हैं जो सुरक्षित होता है, और इसी प्रकार जो यूरोप में हो रहा है या फिर विश्व में हो रहा है अभी उसी प्रकार तो अमेरिका वहां पर एक उस सुरक्षित स्थान की तरह है जहां पर वो जो आग है उससे बच सकते हैं, क्योंकि अमेरिका है वहां पर ऐसी ना तो कोई ऐसी स्थिति है युद्ध की और वो एक तरीके से सुरक्षित भी है, और जो करेंसी है डॉलर वो भी अमेरिका की है, इस कारण उसको जो निवेशक है अमेरिका की तरफ भाग रहे हैं ताकि उनको जो घाटा ना हो और जो एक तरीके से सुरक्षित स्थान है। इसमें रुपयों का मूल्य क्यों हो रहा है, अगर हम उसको देखें तो व्यापार घाटा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, पूंजी का बहिर्भाव भी हो जाता है। व्यापार घाटा बढ़ने से जो रुपये के मूल्य पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि आयात मूल्य निर्यात से अधिक है, यानी कि हम जितना आयात नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा निर्यात में हमें घाटा हो रहा है। अब ये किस प्रकार हो रहा है इसको समझा जाए तो, क्योंकि $1 के बराबर अभी जो दाम है उसको आप देख सकते हैं जो 82 रुपये हो गया, जो कि पहले 74 रुपये था या 74 रुपये था, तो इस प्रकार से 74.50 जो दर जो पहले इसकी एक रुपये के बराबर कीमत थी अब वो 82.30 हो गई है, जिसके कारण से अगर हम अभी आयात कराएं सामान तो हमें पहले के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे, और अगर निर्यात होगा तो यहाँ पर हमें $1 की जगह हमारे 82 रुपये या फिर 82.30 के रूप में मिलेंगे, परंतु परंतु जो हमारा आयात मूल्य हो रहा है वो निर्यात मूल्य से अधिक हो रहा है, जिसके कारण जो डॉलर है वो बहिर्भाव हो रहा है यानी बाहर की तरफ जा रहा है, जिससे रुपया कमजोर होता जा रहा है। उसके अलावा पूंजी का बहिर्भाव जो भारतीय बाजार है उससे पूंजी के बहिर्भाव में रुपये को डॉलर में बदलना शामिल है, इससे रुपये की तुलना में डॉलर मजबूत होगा। कच्चे तेल में जो वृद्धि हुई है उसके कारण भी यहाँ पर समस्या आ रही है, कच्चे तेल की जो कीमतें उनमें वृद्धि के साथ साथ सरकारों को खरीदने के लिए अधिक डॉलर का भुगतान करना होगा, जिससे डॉलर की मांग बढ़ेगी, यानी कि हमें जो हमारा पैसा है अब, क्योंकि हम पहले जहाँ पर 74.50 रुपये खर्च कर रहे थे अब हमें 82 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे कि हमको जो है खर्चा भी ज्यादा करना पड़ रहा है और हमारे डॉलर ज्यादा अब जा रहे हैं बाहर, तो इस प्रकार से वो हमारा निवेश यहाँ पर ज्यादा बढ़ रहा है। मजबूत डॉलर का सीधा संबंध कमजोर रुपये से होता है, डॉलर की मांग बढ़ने से रुपये की कीमत गिरती है, ऐसा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो मजबूत डॉलर के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको अगर देखें हम तो मुद्रा में विविधता लाना पड़ेगी। जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होते हैं उनमें अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता को रोकने की जरूरत है, और यह उभरती अर्थव्यवस्था पर अस्थिर अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम करेगा। उसके अलावा विदेशी मुद्रा का हस्तक्षेप, कई देश अपनी घरेलू मुद्रा में और गिरावट को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप में लिप्त हैं, इसमें डॉलर की बिक्री और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी मुद्राएं खरीदना शामिल है। यहाँ पर एक टर्म आता है पेट्रो डॉलर, वो भी पेट्रो डॉलर यहाँ पर ऐसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मुद्रा लचीलापन अगर उभरते देशों को डॉलर के भंडारों को जमा करना चाहिए जो बाहरी मुद्रा झटके के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करेगा। मुद्रा अदला बदली देखें तो इसमें विकसित देश पात्र देशों के लिए मुद्रा अदला बदली लाइनों को सक्रिय कर सकते हैं। यह मुद्रा बाजार के तनाव के समय में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करेगा। अब रुपये के मूल्य में गिरावट जो निहितार्थ है उसमें हम लाभ हानि को देखें तो हमें पता चलेगा कि लाभ में निर्यात को बढ़ावा देने से क्या होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा लाभ में। रुपए के कमजोर होने से जो प्रतिस्पर्धी मूल्य के परिणाम स्वरूप कुछ निर्यात यहाँ पर अधिक सस्ते हो जाते हैं, हालांकि इनपुट कच्चा माल महंगा हो जाएगा, क्योंकि कच्चे माल से यहाँ मंगाना हमें महंगा जरूर होगा। आयात को हतोत्साहित करना पड़ेगा, यानी कि आयातित वस्तुएं उनको जो है आयातित वस्तुओं की कुछ उच्च कीमत आयात को हतोत्साहित करेगी, जो बदले में बाहरी ऋण के निर्माण को कम करने में मदद करती है। नुकसान में मुद्रास्फीति आप देख सकते हैं, मुद्रास्फीति होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था तेल और सोने जैसी वस्तुओं के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि कीमतें अमेरिकी डॉलर में निर्धारित की जाती है, इसलिए देश को उत्पाद को सुरक्षित करने के लिए अधिक रुपए का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, यानी कि हमें ज्यादा रुपया देना पड़ेगा तभी हम इन चीजों को आयात कर पाएंगे अच्छे से। क्योंकि पहले जिस रुपये में यानी पहले जिस कीमत में वो पहले जितना सामान आ सकता था अब हमें जो रुपए की कीमत या फिर डॉलर की कीमत बढ़ने से और रुपए की कीमत गिरने से हमें अब उसमें ज्यादा रुपए हमें देने पड़ेंगे। अब ईंधन की कीमतों में वृद्धि से देश में मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीद है। डॉलर की 10% मजबूती से मुद्रास्फीति में 1% की वृद्धि होती है। ऋण भुगतान यहाँ पर समस्या देखी जाएगी ऋण भुगतान में, क्योंकि अब हमें फिर से वही बात आ जाएगी यहाँ पर कि डॉलर के बराबर जो रुपया गिरा है उसके कारण से अब हमें यहाँ पर ज्यादा रुपये को देना पड़ेगा, जिस कारण हमें ऋण भुगतान में समस्या आएगी।
क्योंकि डॉलर के मूल्य में वृद्धि के कारण सरकारी ऋणों की अदायगी अधिक महंगी होगी। सरकारी और निजी कंपनियों को समान डॉलर के लिए अधिक रुपए चुकाने पड़ते हैं। उसके अलावा विदेशी निवेश में गिरावट आएगी। विदेशी निवेशक देश में निवेश कम करेंगे क्योंकि मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप उनका लाभ में गिरावट आएगी। यह भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दीर्घकालिक विकास को प्रभावित करेगा। इस प्रकार से ये कुछ समस्याएं आएगी। और जो रुपया गिरा है, जो डॉलर मजबूत हो रहा है, उसमें ये कुछ समस्याएं और इसके कारण हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ये था हमारा आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ हम देखेंगे GS2 गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ा हुआ हमारा है भारतमाला परियोजना से लाभ और लिपुलेख दर्रे को हम यहाँ पर देखेंगे मैप पर। जानेंगे भारतमाला परियोजना क्या है। भारतमाला परियोजना दोस्तों देखें तो भारतमाला जो परियोजना है वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2017-18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह आता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना जो है भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के तहत 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का 49 निर्माण किया गया, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों में जो 49 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अवधि 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक है। चरण 1 में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है और जिसमें शामिल है 5,000 किलोमीटर राष्ट्रीय कॉरिडोर होगा, 9,000 किलोमीटर आर्थिक कॉरिडोर, 6,000 किलोमीटर का फीडर कॉरिडोर या इंटर कॉरिडोर बोल सकते हैं, 2,000 किलोमीटर की सीमावर्ती सड़कें होगी और 2,000 की किलोमीटर की तटवर्ती सड़कें और बंदरगाह सड़कें यहाँ पर शामिल होगी ताकि व्यापार को और यहाँ पर सुलभ किया जा सके। 800 किलोमीटर हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे होगा और 10,000 किलोमीटर की अधूरी सड़कें जिनका निर्माण करना बाकी है उनके ऊपर कार्य किया जाएगा। इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य करने वाली मुख्य एजेंसियां इस प्रकार होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भारत का नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम तथा लोक निर्माण विभाग इसमें शामिल होंगे। इससे लाभ क्या होगा तो पूरे देश में संपर्क जो है वो सड़क संपर्क सुधार होगा, आर्थिक गलियारों से और कार्गो की त्वरित आवाजाही में वृद्धि होगी, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें वृद्धि होगी, निवेश में तेजी और रोजगार सृजन में वृद्धि होने की संभावना है। तो ये था कुछ भारतमाला परियोजना, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। उसके बाद अगर आगे देखते हैं हम हमारा लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपको नेपाल दिख रहा होगा, इधर चाइना और इधर यहाँ पर हमारा इंडिया, ये आपको दिख रहा होगा इंडिया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इसके दोनों के ट्राइजेक्शन पर यहाँ पर लिपुलेख दर्रा शामिल है। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दर्रों को मैप पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में, तो आपको यहाँ देख रहा होगा ये लिपुलेख दर्रा यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा लामपिया दर्रा भी इसके पास स्थित है। यहाँ पर माना पास देख सकते हैं आप यहाँ पर उत्तराखंड में, नीति पास भी इसी के यहाँ पर देख सकते हैं बॉर्डर पे आप देख सकते हैं। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है यहाँ पर। और यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे जोजिला दर्रा आपको यहाँ दिख रहा होगा, पीर पंजाल यहाँ दिख रहा होगा, बनिहाल पास यहाँ दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर में, रोहतांग पास यहाँ दिख रहा होगा आपको। उसके अलावा बारालाचला दर्रा, केपसांगला, ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हो जाते हैं यहाँ पर ये दर्रे। इसके अलावा इधर जाएंगे अब तो पाकिस्तान में यहाँ पर खैबर पास यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे यहाँ पर इस तरह बोलन पास यहाँ पर इसमें स्थित है, ये हो जाते हैं। यहाँ से फिर सिक्किम में आएंगे तो सिक्किम में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा नाथुला दर्रा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर दिहंग पास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिहंग पास आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये दिहंग पास। इसके अलावा यहाँ तुंगा पास है यहाँ पर है, बोमला दर्रा, बोमडिला दर्रा यहाँ पर बोमडिला दर्रा दिख रहा होगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। ये कुछ महत्वपूर्ण है उत्तर भारत के दर्रे जिनको याद रखिएगा। और ये भारत का मैप है, इसमें भी आपको सारे स्टेट याद रहने चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पर है और इसके दर्रे यहाँ पर, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ये था हमारा भारतमाला परियोजना वाला आर्टिकल जो भी महत्वपूर्ण है। क्या आगे हम बढ़ते हैं हमारा अगले आर्टिकल की तरफ जो आखिरी है। कनाडा में 3 लाख नए लोगों को मिलेगी नागरिकता। इसमें हम मैप देखेंगे, कनाडा का मैप देखने वाले हैं और नॉर्थ अमेरिका का मैप इसमें हम देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका, इसके ऊपर सबसे ऊपर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का जो ही भाग है अलास्का, जो कि पहले रशिया में शामिल था, उसके बाद कुछ संधि के बाद इसमें इसको शामिल कर लिया गया। उसमें आप यहाँ पर देखेंगे ये बेरिंग स्टेट, यहाँ पर बेरिंग सागर है जो बेरिंग सी, और यहाँ पर चुकची सी है उसके बीच में होकर जोड़ती है और ये इसको अलग करती है
यूरोप और एशिया एशिया और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है यहाँ पर, तो यानी कि रशिया और अमेरिका को भी है अलग करती है बेरिंग संधि। उसी के साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर माउंटेन किनले हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स की सीरीज आपको दिख जाएगी, ये नॉर्थ अमेरिका में यहाँ से नीचे से यहाँ तक फैली हुई है पूरी। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो ये कनाडा इधर आ गया है, कनाडा उसके बीच उसके नीचे आता है यूएसए, यूएसए के नीचे फिर मेक्सिको यहाँ पर आ जाता है, मेक्सिको के नीचे यहाँ पर ये यहाँ पर देख सकते हैं आप गल्फ ऑफ मेक्सिको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। और जो ग्रेट लेक बेसिन है यानी कि जो महान झील क्षेत्र कहलाता है, जिसमें आप सुपीरियर लेक आ जाती है, मिशिगन आ जाती है, हिरोन आ जाती है, एरी आ जाती है और ओंटेरियो यहाँ पर आ जाती है, ये 5 लेक यहाँ पर इसमें शामिल होती है। इसको ग्रेट लेक बेसिन भी कहा जाता है। और कनाडियन शील्ड जो जानी जाती है, कनाडियन शील्ड यहाँ पर हडसन की खाड़ी के पास यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, कनाडियन शील्ड यहाँ पर हडसन की संधि भी यहाँ पर ये इस प्रकार यहाँ से होती है, इसको देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको कनाडा की राजधानी जो ओटावा यहाँ पर स्थित है, इसकी यहाँ देख सकते हैं आप ओंटेरियो के पास में लेक ओंटेरियो जो है यहाँ पर इसके पास में ओटावा यहाँ पर इसकी राजधानी स्थित है, इसको आप देख सकते हैं क्योंकि कनाडा की राजधानी है। और जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वो आप यहाँ पर इसको ये देख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के तट पर स्थित है ये वाशिंगटन डीसी। और मेक्सिको की राजधानी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेक्सिको को। और पिको दे ओरिजाबा जो कि हाईएस्ट माउंटेन है मेक्सिको का, वो भी यहाँ पर इसी में स्थित है। और जो डेथ वैली के नाम से जाना जाता है यानी कि जो लोवेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का, डेथ वैली, वो यहाँ पर आप इसको मैप में देख सकते होंगे, मैं यहाँ पर निशान में, ये डेथ वैली यहाँ पर स्थित है, लोवेस्ट पॉइंट अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का ये है। यहाँ पर -86 मीटर इसको दिखाया गया है समुद्र तल से। यहाँ पर लेब्राडोर सी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेब्राडोर सी यहाँ पर स्थित है। उसके अलावा ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी नॉर्थ अमेरिका में जो कि यहाँ पर हमने देखी है। तो इसी के साथ ये आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है और आज का न्यूज एनालिसिस भी हमारा यहीं पर खत्म होता है। इसमें न्यायाधीश थी।